हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं टारगेट विद चंद्रा यूट्यूब चैनल और मैं हूं चंद्रभान। आज हम लोग बात करने वाले हैं टारगेट बीईओ अर्थात खंड शिक्षा अधिकारी परीक्षा प्रीलिम्स 2020 जो कि 16 अगस्त 2020 को होने वाली है। तो इसमें आने वाले टॉप 10 करंट अफेयर्स और ऐसे टॉप करंट अफेयर्स की बात करेंगे जो अति संभावित है, जिनकी संभावना पूछे जाने की बहुत ही ज़्यादा है। वीडियो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, खास होने वाला है, खासकर उन लोगों को जो कि आपका खंड शिक्षा अधिकारी की परीक्षा देने वाले हैं 16 अगस्त 2020 को। तो यहाँ पर हमने 25 क्वेश्चन लिए हुए हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंट 25 क्वेश्चन है करंट अफेयर्स के। और इसके अलावा जो और लोग भी अन्य परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी इंपॉर्टेंट हो सकता है, तो प्लीज़ वो लोग भी देखें। तो दोस्तों, अगर आपने हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अगर आपको पसंद आता है तो अपने दोस्तों को आप शेयर भी कर सकते हैं, लाइक भी कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, 1 से 10 नवंबर तक चलने वाले हुनर हाट मेले का आयोजन उत्तर प्रदेश में कहाँ पर किया गया है? ऑप्शन ए है वाराणसी, बी है लखनऊ, सी है आगरा, डी है प्रयागराज। तो आपको बताना है कि इसका सही जवाब क्या होगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, प्रयागराज अर्थात इलाहाबाद। दोस्तों, हुनर हाट होता क्या है? देखिए, हुनर हाट का आयोजन NCZCC प्रयागराज उत्तर प्रदेश में 1 से 10 नवंबर को किया गया। कब? 1 से 10 नवंबर 2019 को इसका आयोजन इलाहाबाद में किया गया। आयोजक कौन था? केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्रालय। और केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्रालय के मंत्री कौन हैं? मुख्तार अब्बास नकवी। ओके। इसकी थीम क्या थी? थीम की बात करें तो इसकी थीम थी हुनर को हौसला। क्या थीम थी? हुनर को हौसला, ये इसकी थीम थी। इंपॉर्टेंट यहाँ से प्रश्न बन सकता है, हुनर को हौसला। तो याद रखिए दोस्तों, इंपॉर्टेंट बन सकता है यहाँ से क्वेश्चन। आदर्श वाक्य क्या है इसका? इस हुनर हाट मेले के का आदर्श वाक्य है, मदद हमारी मंजिल आपकी। ठीक है। अगले 5 वर्ष में देश भर में 100 से अधिक हुनर हाट का आयोजन अभी तक हो चुका है। और इसको किस योजना के तहत आयोजित किया जाता है? तो उस योजना का नाम है उस्ताद योजना। और ये उस्ताद योजना भी आपका अल्पसंख्यक मंत्रालय के द्वारा लॉन्च की गई थी, जिसमें ये उद्देश्य रखा गया था इसका कि जो हमारे देश के ऐसे श्रमिक, ऐसे कुशल कारीगर हैं जो कि अच्छी अच्छी वस्तुओं का निर्माण करते हैं, जिनकी वस्तुओं को लोग दूर दराज तक नहीं जानते हैं, तो उनका प्रचार प्रसार हो और इनकी वस्तुओं को ख़रीदा जा सके, बढ़ावा मिले। अर्थात ये कह सकते हैं कि मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया को बढ़ावा मिले, इसलिए ये उस्ताद योजना लॉन्च की गई थी अल्पसंख्यक मंत्रालय के द्वारा। और इसी के तहत हुनर हाट, हुनर मीन्स क्या होता है? कला। ठीक। और हाट मीन्स क्या होता है? बाजार। अर्थात कला को कोई बाजार मिले। तो ये केंद्र सरकार की योजना है कि जितने भी कलाकार लोग हैं उनको उनके सामान को, उनके वस्तुओं को एक बाजार मुहैया हो सके, इसलिए इस हुनर हाट मेले का आयोजन किया जाता है। तो अभी 1 से 10 नवंबर तक कहाँ पर किया गया? प्रयागराज में किया गया। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 26 अक्टूबर 2019 को किस राज्य में एकीकृत आपात सेवा 112 तथा वरिष्ठ नागरिक सुरक्षा पहल सवेरा का शुभारंभ किया गया? तो आपको बताना है इसका सही जवाब क्या होगा। ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश, बी है मध्य प्रदेश, सी है छत्तीसगढ़ और आपका डी है बिहार। तो आपको बताना है इसका सही जवाब क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है, उत्तर प्रदेश। दोस्तों, ये आपका एकीकृत आपात सेवा 112 क्या है? आपको पता है कि पुलिस के लिए पहले हम लोग 100 नंबर डायल करते थे, ओके, और फायर के लिए 101 डायल करते थे। एम्बुलेंस और स्वास्थ्य सेवाओं के लिए हम लोग 102 और 108 डायल करते थे। महिला हेल्पलाइन के लिए कितना डायल करते थे? 1090 डायल करते थे। लेकिन अब क्या किया गया है कि इन सभी को मर्ज कर दिया गया है, अर्थात एक साथ मिला दिया गया है और क्या बना दिया गया है? 112। अर्थात ये सारी सेवाएं अब आपको 112 डायल करने पर मिल जाएंगी। अब बात आती है कि इसकी शुरुआत करने वाला कौन सा राज्य, पहले इसकी शुरुआत किसने की? अर्थात एकीकृत आपात सेवा 112 की शुरुआत सबसे पहले किस राज्य ने की? तो हिमाचल प्रदेश ने की। किसने? हिमाचल प्रदेश ने। कब की? 1 नवंबर 2018 को। कब? 1 नवंबर 2018 को इसकी शुरुआत करने वाला प्रथम राज्य था आपका हिमाचल प्रदेश, दूसरा था नागालैंड। उत्तर प्रदेश में इसकी शुरुआत कब होती है? तो उत्तर प्रदेश में 26 अक्टूबर। कब होती है? 26 अक्टूबर। उत्तर प्रदेश में इसकी शुरुआत होती है 26 अक्टूबर 2019 से।
ठीक, 2019 याद रखिए, इम्पोर्टेंट हो सकता है। साथ ही वरिष्ठ नागरिक पहल सवेरा का शुभारंभ भी किया गया था इसी दिन 26 अक्टूबर 2019 से। ओके, चलिए ऑप्शन नंबर इसका ए सही जवाब है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किस संस्था ने भारत नवाचार सूचकांक 2019 जारी किया है? ऑप्शन ए है निर्वाचन आयोग, बी है सूचना आयोग, सी है नीति आयोग, डी है वित्त आयोग। तो आपको बताना है सही जवाब क्या होगा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नीति आयोग। नीति आयोग ने यह सूचकांक जारी किया है। इसमें किया क्या गया है कि इसमें कुछ इंस्टीट्यूट हैं उनको शामिल किया गया है, कुछ आपके जो आपके राज्य हैं उनको शामिल किया गया है, उन राज्यों को शामिल किया गया है। तो राज्यों को 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया है, प्रमुख 17 राज्यों को, उसके बाद 11 आपके जो पूर्वोत्तर राज्य हैं और 8 आपके केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो इन 3 श्रेणियों में राज्यों को बांट दिया गया है, 8 आपका केंद्र शासित, 11 आपका पूर्वोत्तर राज्य, 17 आपके प्रमुख जो राज्य हैं। इसमें टॉप पर कौन रहा है, अर्थात इस भारत नवाचार सूचकांक में टॉप पे रहा है आपका कर्नाटक। कौन सा राज्य? कर्नाटक राज्य टॉप पर रहा है। दूसरे नंबर पर आपका तमिलनाडु रहा है, दूसरे नंबर पर आपका तमिलनाडु रहा है। इसके अलावा तीसरे नंबर पर आपका महाराष्ट्र रहा है। ठीक है, महाराष्ट्र तीसरे नंबर पर रहा है। तो ये 3 आपको याद रखने हैं। और उत्तर प्रदेश की बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश को 7वां स्थान मिला है। कौन सा स्थान मिला है? 7वां। उत्तर प्रदेश को इस भारत नवाचार सूचकांक में 7वां स्थान मिला है। ठीक है दोस्तों, यहीं पर प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि वैश्विक नवाचार सूचकांक, ये तो नीति आयोग के द्वारा जारी किया गया है भारत नवाचार सूचकांक, लेकिन वैश्विक नवाचार सूचकांक 2019 एग्जाम में पूछ लेता है। तो इसमें भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो इसमें भारत को 52वां स्थान मिला है। ठीक है, 52वां 52, और इसमें कुल मिलाकर के 129 देश शामिल हुए थे। ठीक, तो इस भारत नवाचार सूचकांक 2019 को जारी किसने किया? नीति आयोग ने। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 19 से 26 अक्टूबर 2019 के मध्य भारतीय रेलवे द्वारा बौद्ध सर्किट विशेष ट्रेन किन देशों के मध्य तक चलाई गई है? ऑप्शन ए है भारत नेपाल, बी है नेपाल चीन, और आपका सी है भारत चीन, और डी है भारत म्यांमार। तो बौद्ध सर्किट विशेष ट्रेन आपका ऑप्शन नंबर ए भारत और नेपाल के मध्य में चलाई गई है। नई दिल्ली से ट्रेन चलेगी और नेपाल तक जाएगी, और इसमें होगा क्या कि बुद्ध के जीवन से संबंधित महत्वपूर्ण स्थलों का दर्शन ये ट्रेन कराएगी। जैसे नई दिल्ली से फिर बोध गया, फिर राजगीर, नालंदा, वाराणसी, सारनाथ, लुम्बिनी, कुशीनगर, श्रावस्ती, आगरा, नई दिल्ली, ऐसे फिर नई दिल्ली वापस आएगी। तो प्रमुख बौद्ध स्थान है, जैसे कि लुम्बिनी में बुद्ध जी का जन्म हुआ था, वहाँ की यात्रा कराएगी। बोध गया पे ज्ञान की प्राप्ति होती, सारनाथ में बुद्ध का पहला उपदेश दिया गया था, कुशीनगर में बुद्ध का निर्वाण हुआ था। ये सारी की सारी चीज़ों की यात्रा करवाएगी आपकी ये कौन सी भारतीय रेलवे द्वारा जो बौद्ध सर्किट विशेष ट्रेन चलाई गई है भारत नेपाल के बीच में। IRCTC के द्वारा इसको संचालित किया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में चेनानी नासरी टनल का नाम परिवर्तित कर रखा गया है। तो आपको बताना है इसका नाम परिवर्तित करके क्या रख दिया गया है। ऑप्शन ए है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल, बी है डॉक्टर अब्दुल कलाम टनल, सी है सुभाष चंद्र बोस टनल, डी है अटल बिहारी वाजपेयी टनल। तो इसका नाम दोस्तों क्या रखा गया है? डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल। क्यों रखा गया है? क्योंकि 66 वर्ष पहले डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को अवैध रूप से लखनपुर से गिरफ्तार कर चेनानी नासरी होते हुए श्रीनगर लाया गया था। तो इनको श्रीनगर तक लाया गया था, और किस राजमार्ग संख्या से? 44 नंबर का जो राजमार्ग संख्या है उससे लाया गया था श्रीनगर। ठीक है, चेनानी नासरी टनल से ही लाया गया था। कुल मिलाकर के इसकी दूरी 9.2 अर्थात 9.2 किलोमीटर की है। देश की सबसे लंबी हाईवे सुरंग इसको माना जा रहा है। तो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर इस टनल का नाम रखा गया है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 6 सितंबर 2019 में कौन अंतर्राष्ट्रीय T20 क्रिकेट में पदार्पण करने वाली सबसे युवा भारतीय खिलाड़ी बनी है? ये आपको बताना है। ऑप्शन ए है किरण मजूमदार, बी है आशा उत्कर्ष, सी है नयनतारा शर्मा, डी है शेफाली वर्मा। तो इसका दोस्तों सही जवाब है शेफाली वर्मा, जिसको महिला सहवाग बोला जा रहा है। शेफाली वर्मा को बहुत ही ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करती हैं। इन्होंने 24 सितंबर 2019 को सूरत में दक्षिण अफ्रीका के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय पदार्पण किया। तो याद रखिए दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ इन्होंने पदार्पण किया है, और कब किया है? 24 सितंबर 2019 को सूरत में। और सबसे युवा क्रिकेटर बन गई हैं, T20 में पदार्पण करने वाली है। इनकी पदार्पण आयु है 15 वर्ष 239 दिन।
15 वर्ष 239 दिन। दोस्तों यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इस तरीके के महीनों के जो आपके करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है। आपका जो बीओ एग्ज़ाम है उसमें अगर आपको करंट अफेयर्स पढ़ना है तो कम से कम अगस्त से लेकर के जुलाई तक पढ़ना पड़ेगा, ये एकदम श्योर है, और इतने से ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर आपको और कम पढ़ना चाहते हैं तो कम से कम अक्टूबर से लेकर के आपको जून तक या जून जुलाई तक हर हाल में पढ़ना है, और यहीं तक पूछे जाते हैं। दोस्तों ऐसा नहीं है कि 15 दिन या 1 महीना पहले का करंट अफेयर पूछा जाता है, कम से कम 6 महीना पीछे का जो करंट अफेयर है वो पूछा जाता है, और उसी हिसाब से यहाँ पर क्वेश्चन आपको बनाए गए हैं। तो 15 वर्ष 239 दिन इनकी एज थी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। महिला खिलाड़ियों में पहली बार फीफा वुमेन फुटबॉलर ऑफ द ईयर का खिताब किसने जीता है? ऑप्शन ए है मेगन रैपिनो, बी है एलेक्स मॉर्गन, सी है जिल एलिस, और डी है लूसी ब्रॉन्ज। तो इसका सही जवाब क्या है ये आपको बताना है। तो दोस्तों अमेरिका की एक टॉप वुमेन फुटबॉलर हैं जिनका नाम है मेगन रैपिनो। तो मेगन रैपिनो को वुमेन फुटबॉलर ऑफ द ईयर का खिताब दिया गया है। और दोस्तों ये अमेरिका की हैं, सर्वश्रेष्ठ महिला फुटबॉलर हैं। जैसे कि आपका मेसी का नाम सुना होगा, लियोनल मेसी को जिस तरीके से गोल्डन बूट मिला हुआ है, वैसे ही मेगन रैपिनो को भी गोल्डन बूट मिला हुआ है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर इसका सही जवाब है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत का पहला फ्लोटिंग बास्केटबॉल कोर्ट विकसित किया गया है। भारत का पहला फ्लोटिंग मतलब बहता हुआ इस तरीके का कहाँ पर इसकी शुरुआत की गई है ये आपको बताना है। तो इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन नंबर ए है मुंबई, बी है चेन्नई, और सी है आपका कोची, और डी है कोलकाता। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए मुंबई। मुंबई में बांद्रा वर्ली श्रीलंका के पास में अरब सागर में इसको स्थापित किया गया है, और भारत का पहला फ्लोटिंग बास्केटबॉल कोर्ट होगा ये। ठीक, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है चाइना ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2019 चीन के किस शहर में आयोजित किया गया? ऑप्शन ए है बीजिंग, ऑप्शन बी है शंघाई, ऑप्शन सी है ग्वांगझू, और ऑप्शन डी है चीनी ताइपे। तो आपको बताना है इसका सही जवाब क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है बीजिंग। तो बीजिंग में चाइना ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2019 का आयोजन किया गया है 30 सितंबर से लेकर के 6 अक्टूबर 2019 तक। इसके विजेता पुरुष में अगर बात करें, पुरुष सिंगल्स में, तो डोमिनिक थिएम। कौन? डोमिनिक थिएम। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, डोमिनिक थिएम। ये कहाँ के रहने वाले हैं? डोमिनिक थिएम ऑस्ट्रिया के हैं। और दोस्तों जो आपका ऑस्ट्रेलियन ओपन हुआ था उसमें भी ये उप विजेता रहे थे, जिसमें नोवाक जोकोविच विजेता रहे थे। महिला सिंगल्स की बात करेंगे तो एशले बार्टी, चाइना ओपन टेनिस टूर्नामेंट में महिला सिंगल्स की बात करेंगे तो कौन जीता है? एशले बार्टी। ये कहाँ की हैं? ये दोस्तों ऑस्ट्रेलिया की हैं। देखिए अगर बात करें डोमिनिक थिएम की तो वो ऑस्ट्रिया के हैं, लेकिन ये कहाँ की हैं? ये ऑस्ट्रेलिया की हैं। तो याद रखिए, तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही जवाब है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सांकेतिक भाषाओं का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? सांकेतिक भाषाओं का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 21 सितंबर, बी 23 सितंबर, सी है 26 सितंबर, डी है 27 सितंबर। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी 23 सितंबर। प्रतिवर्ष 23 सितंबर को सांकेतिक भाषाओं का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। मुख्य विषय इसका क्या था? सभी के लिए सांकेतिक भाषा का अधिकार होना चाहिए। पहली बार इसे संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा मनाया गया था 23 सितंबर 2018 को। कब? 23 सितंबर 2018 को पहली बार संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा इसको मनाया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 14 अक्टूबर 2019 को स्टॉकहोम स्थित द रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज द्वारा घोषित वर्ष 2019 हेतु अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार के 3 विजेताओं में शामिल भारतीय मूल के अभिजीत विनायक बनर्जी को वर्तमान में किस देश की नागरिकता प्राप्त है? ऑप्शन ए है फ्रांस, बी है आपका इंग्लैंड, सी है आपका यूएसए, और डी है आपका नीदरलैंड्स। तो आपको बताना है, इंपॉर्टेंट इसमें है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपको बताना है कौन सा सही होगा। तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी यूएसए अर्थात अमेरिका। अमेरिका की नागरिकता प्राप्त हैं आपके अभिजीत विनायक बनर्जी।
ठीक है। और इनको इन 3 लोगों के संयुक्त रूप से ये अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। एक तो आपके अभिजीत विनायक बनर्जी हैं जो मूल रूप से ये बंगाल के निवासी हैं। भारत की अगर बात करें, हालांकि अभी तो वो अमेरिका की नागरिकता हासिल किए हुए हैं, लेकिन मूल रूप से ये कहाँ के रहने वाले हैं, आपके बंगाल के। इनकी पत्नी का नाम है जो कि आपकी फ्रांस और यूएसए की हैं, एस्थर डुप्लो। एस्थर डुप्लो इनकी पत्नी हैं और 46 वर्ष की उम्र में अर्थशास्त्र के रूप में इनको नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ है। तो पहली बार ऐसा हुआ है कि अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित सबसे युवा अर्थशास्त्री कौन है, एस्थर डुप्लो। और किस क्षेत्र में, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। दोस्तों इस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित दूसरी महिला कौन सी हैं? प्रथम महिला तो आप ये दूसरी महिला है, प्रथम महिला थी एलिनोर ऑस्ट्रम। कौन थी? एलिनोर ऑस्ट्रम। एलिनोर ऑस्ट्रम। तो एलिनोर ऑस्ट्रम ये आपकी पहली महिला थी जिनको अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल मिला था। जबकि दूसरी महिला कौन सी हैं? एस्थर डुप्लो, जो कि अभिजीत बनर्जी की पत्नी है। इनके साथ साथ एक और व्यक्ति हैं, माइकल क्रेमर। कौन है? माइकल क्रेमर। तो माइकल क्रेमर को भी इनके साथ में नोबेल पुरस्कार दिया गया। ये भी अमेरिका के रहने वाले हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 12 सितंबर 2019 में भारतीय सेना ने कहां पर चांगथांग प्रहार नामक बृहद सैन्य अभ्यास किया? ऑप्शन ए है कारगिल, बी है लद्दाख, सी है बेंगलुरु, डी है कच्छ। इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब है लद्दाख, ऑप्शन नंबर बी। पूर्वी लद्दाख में ये जो आपका चांगथांग प्रहार नामक बृहद सैन्य अभ्यास किया गया। अब इसका नाम चांगथांग प्रहार क्यों है? चूंकि आपका लद्दाख से लेकर के तिब्बत तक जो आपका पठार है उसका नाम चांगथांग पठार है। तो चांगथांग प्रहार पर ही ये आपका चांगथांग पठार पर ही ये सैन्य अभ्यास किया गया, जिसका नाम चांगथांग प्रहार रख दिया गया, ठीक है। यहाँ पर थल सेना और वायुसेना दोनों शामिल थी। लगभग 12,000 फीट की ऊंचाई पर ये आपका युद्धाभ्यास किया गया। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, देश की पहली दृष्टिबाधित महिला आईएएस कौन है? तो ऑप्शन नंबर ए है प्रांजल पाटिल, बी है संजना पाटिल और आपका सी है प्राची पटेल, डी है अश्विनी राठौर। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए प्रांजल पाटिल। ये केरल आईएएस कैडर 2017 बैच की हैं, मूल निवासी महाराष्ट्र की हैं। वर्तमान में ये तिरुवनंतपुरम में उपजिलाधिकारी के रूप में कार्यरत हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, बुकर पुरस्कार 2019 किसे प्रदान किया गया है? ऑप्शन ए है मार्गरेट एटवुड, बी है बर्नार्डिन एवरिस्तो, सी है ए और बी दोनों, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। मार्गरेट एटवुड और बर्नार्डिन एवरिस्टो को संयुक्त रूप से बुकर पुरस्कार 2019 दिया गया है। बर्नार्डिन एवरिस्टो की बात करते हैं, ये सेकंड नंबर वाली, तो 1952 ये इस पुरस्कार को जीतने वाली पहली अश्वेत महिला है। कौन? बर्नार्डिन एवरिस्टो, ठीक है। तो ये आपकी अश्वेत महिला है। अब बात करते हैं एटवुड की। तो एटवुड का उपन्यास है द टेस्टामेंट। क्या नाम है? द टेस्टामेंट। द टेस्टामेंट के उपन्यास के लिए इनको पुरस्कार दिया गया है। बर्नार्डिन एवरिस्टो की बात करेंगे तो इनकी पुस्तक का नाम है गर्ल वुमेन अदर। इनकी पुस्तक का नाम या उपन्यास का नाम क्या है? गर्ल वुमेन और फिर क्या है आपका अदर। ये इनके उपन्यास का नाम है। दोस्तों आपके बुकर पुरस्कार की शुरुआत 1969 से इसकी शुरुआत कर दी गई थी, तब से लगातार दिया जा रहा है। किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देश के 47वें मुख्य न्यायाधीश कौन है? ऑप्शन ए है रंजन गोगोई, ऑप्शन बी है एस.ए. बोबडे, ऑप्शन सी है डी.वाई. चंद्रचूड़ और आपका ऑप्शन डी है चंद्रमौली प्रसाद। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, एस.ए. बोबडे, शरद अरविंद बोबडे। इन्होंने ये किसका स्थान लेंगे? ये स्थान लेंगे दोस्तों जस्टिस रंजन गोगोई का। ये कब तक पद पर रहेंगे? 23 अप्रैल 2021 तक। और इन्होंने शपथ कब ली थी? 18 नवंबर 2019 को शपथ ली थी शरद अरविंद बोबडे ने, ठीक है। अयोध्या फैसला आपने सुना होगा, उसमें भी ये शामिल थे। जो संविधान पीठ बनी थी जिसमें रंजन गोगोई भी थे, एस.ए. बोबडे थे, अशोक भूषण थे, डी.वाई. चंद्रचूड़ थे, एस. अब्दुल नज़ीर भी शामिल थे। तो कुल मिलाकर के ये जो संविधान पीठ बनी थी अयोध्या मामले का को निस्तारण करने के लिए, उसमें शरद अरविंद बोबडे भी थे और बाद में ये 47वें मुख्य न्यायाधीश बनते हैं। तो बी नंबर सही जवाब है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 3 जून 2020 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कोलकाता बंदरगाह ट्रस्ट के लिए किस नए नाम को अपनी मंजूरी दी है? ऑप्शन ए है दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह, बी है श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह, सी है अटल बिहारी वाजपेयी बंदरगाह ट्रस्ट
और डी है नानाजी देशमुख बंदरगाह ट्रस्ट। तो आपको बताना है इसका सही जवाब क्या होगा। कोलकाता बंदरगाह का नाम बदल करके क्या रखा गया है, ये आपको बताना है। और वेरी इंपॉर्टेंट है ये दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। इस तरीके के क्वेश्चन जो है वो अक्सर पूछे जाते हैं। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसका? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पेश बजट अनुमान 2020-21 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ऑप्शन ए है बजट में कथन फर्स्ट है बजट में 7 विश्वविद्यालय की स्थापना का प्रावधान है। कथन 2 है बजट में फसल बीमा योजना का लाभ पहली बार मूल किसान के साथ बटाईदार को भी सुलभ कराने की व्यवस्था की गई है। कथन 3 है राजकोषीय घाटा 53,195.46 करोड़ रुपए अनुमानित है। सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 2.97% है। 4 है वर्ष 2020-21 में खाद्यान्न उत्पादन का लक्ष्य 641.74 लाख मीट्रिक टन एवं तिलहन उत्पादन का लक्ष्य 13.90 लाख मीट्रिक टन निर्धारित किया गया है। तो ये 4 कथन हैं, इनको बताना है उपयुक्त कथनों में से सही कथन कौन है। ऑप्शन ए है कथन 2 व 4, बी है कथन 2 व 3, सी है कथन 3 व 4, डी है सभी कथन सत्य हैं। तो दोस्तों आइए देखते हैं। देखिए बजट जो उत्तर प्रदेश का बजट जारी किया गया उसमें 7 विश्वविद्यालय की स्थापना का प्रावधान है, ये एकदम सही है। बजट में फसल बीमा योजना का लाभ पहली बार मूल किसान के साथ ही बटाईदार को भी सुलभ कराए जाने की व्यवस्था, ये भी सही है। राजकोषीय घाटा ये जो आपका दिया गया है ये भी एकदम सही है। और सकल घरेलू उत्पाद का जो ये दिया गया है अंक, ये भी एकदम सही है। ठीक है, तो 53,195.46 करोड़ रुपए अनुमानित है और इधर सकल घरेलू उत्पाद 2.97% अनुमानित है, ये दोनों सही हैं। तो यहाँ से ये भी सही हो जाता है। चौथा कथन है कि वर्ष 2020-21 में खाद्यान्न उत्पादन का लक्ष्य 641.474 लाख मीट्रिक टन एवं तिलहन उत्पादन का लक्ष्य 13.90 लाख मीट्रिक टन निर्धारित किया गया है, ये एकदम सही है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब है सभी कथन सत्य हैं, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 11 जनवरी 2020 को भारत सरकार द्वारा पूर्वोदय का शुभारंभ किया गया, इससे संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है इसका शुभारंभ कोलकाता पश्चिम बंगाल से किया गया। कथन 2 है पूर्वोत्तर राज्यों के विकास के संदर्भ में इस्पात मंत्रालय द्वारा पूर्वोदय की शुरुआत की गई है। उपर्युक्त कथनों में से सही कथन है ऑब्लिक हैं। ऑप्शन ए है कथन 1 सही है, ऑप्शन बी है कथन 2 सही है, सी है ना तो 1 और ना ही 2, डी है दोनों कथन सत्य हैं। दोस्तों इसका सही जवाब आपको बताना है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, दोनों कथन सत्य हैं। अर्थात पूर्वोदय का शुभारंभ जो है वो इसका शुभारंभ कोलकाता से किया गया है, पश्चिम बंगाल से, जो पश्चिम बंगाल की राजधानी है। पूर्वोत्तर राज्यों के विकास के संदर्भ में इस्पात मंत्रालय द्वारा इसकी शुरुआत की गई है। ठीक है, तो डी नंबर सही है, दोनों कथन सत्य हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। 3 दिसंबर 2019 को दादरा एवं नगर हवेली और दमन दीव केंद्र शासित प्रदेशों का विलय विधेयक 2019 संसद में पारित हुआ, इससे संबंधित कथनों पर विचार करें। कथन फर्स्ट है विलय के पश्चात इस नए केंद्र शासित प्रदेश का नाम दादरा एवं नगर हवेली और दमन दीव होगा। कथन 2 है यह बॉम्बे हाईकोर्ट के क्षेत्राधिकार में शासित होगा। कथन 3 है यह केंद्र सरकार द्वारा अनुसूचित दिन से लागू होगा। कथन 4 है इस विधेयक से प्रशासन एवं सेवा शर्तों और आरक्षण में कोई बदलाव नहीं होगा। उपर्युक्त कथनों में से सही कथन है ऑब्लिक हैं। कथन 1 व 2, कथन बी है कथन ऑप्शन बी है कथन 2 व 3, कथन ऑप्शन सी है उपर्युक्त सभी और डी है इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है कि कौन सा सही होगा। तो दोस्तों 2019 में जो दादरा एवं नगर हवेली से संबंधित जो केंद्र शासित प्रदेशों का विलय विधेयक पारित हुआ था, इसमें व्यवस्था क्या की गई थी कि दादरा एवं नगर हवेली और दमन दीव को मर्ज करके एक में मिला दिया गया। अर्थात जो आपके 2 केंद्र शासित प्रदेश थे वो दोनों मिलकर के एक हो गए, एकदम सही है। यह क्षेत्र पहले भी बम्बई हाईकोर्ट के क्षेत्राधिकार में था और अभी भी रहेगा, तो ये भी सही है। यह केंद्र सरकार द्वारा अनुसूचित दिन से ही लागू होगा, ये भी एकदम सही है। इस विधेयक से प्रशासन एवं सेवा शर्तों और आरक्षण में कोई बदलाव नहीं होगा। देखिए एक फायदा ये होगा कि दोनों के लिए अलग अलग बजट पास होता था, दोनों के लिए प्रशासन की व्यवस्था अलग अलग होती थी, समस्याएं आती थी, इसलिए क्या होगा कि अब एक साथ कर दिया गया। हालांकि जो पूर्व में सारी चीज़ें थी वो बदलेंगे नहीं, पूर्व में जो भी सेवा शर्तें और आरक्षण का प्रावधान था वो उसमें कोई बदलाव नहीं होगा, तो ये भी सही है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही है? सी, उपर्युक्त सभी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यूएस द्वारा मिनटमैन, देखिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। यूएस द्वारा मिनटमैन 3 मिसाइल का परीक्षण किया गया है। अब ये मिनटमैन 3 मिसाइल परीक्षण क्या है ये आपको बताना है। ठीक है, ऑप्शन ए है अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल, ऑप्शन बी है आपका शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल, और इसके अलावा आपका ऑप्शन नंबर सी है क्रूज मिसाइल। ठीक है,
क्रूज मिसाइल। और ऑप्शन डी क्या है? ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस तरीके के प्रश्न दोस्तों परीक्षाओं में बहुत पूछे जाते हैं, आपको ज़रूर याद रखना चाहिए। ये प्रश्न भी इम्पॉर्टेंट है। तो इसका सही जवाब क्या होगा ये आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर करके बताना है दोस्तों। आप कमेंट्स करते जाइए, ठीक है। कमेंट्स करते जाने से आप अपना आकलन भी कर सकते हैं कि हमने जो किया है वो वास्तव में सही है या नहीं सही है, ये भी आपको याद रखना चाहिए। तो बताना है आपको कौन सा ऑप्शन इस पर सही होगा। चलिए, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल, ठीक है। ये आपका बोइंग, ये अमेरिका की है और बोइंग कंपनी आपने सुना होगा दोस्तों, जो राफेल का निर्माण कर रही है, तो ये बोइंग कंपनी के द्वारा इस अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल का क्या किया गया है? निर्माण किया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वर्ष 2019 का सखारो पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? ऑप्शन नंबर ए है रईफ बदावी, बी है इल्हाम तोहती, सी है मुस्तफ़ा एजमिलेव और डी है नादिया मुराद। दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी इल्हाम तोहती। इल्हाम तोहती आपके चाइना के हैं और ये उइगर अर्थशास्त्री हैं और इन्हीं को सखारो पुरस्कार 2019 दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, विश्व प्रसिद्ध खोन रामलीला का भारत में पहला प्रशिक्षण एवं प्रदर्शन कार्यक्रम किस राज्य में आयोजित किया जाएगा? ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश, बी है पश्चिम बंगाल, सी है महाराष्ट्र, डी है मध्य प्रदेश। तो आपको बताना है इसका सही जवाब क्या होगा। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए उत्तर प्रदेश। देखिए ये जो खोन रामलीला है वो कहाँ की है दोस्तों, ये पूछ सकता है एग्जाम में आपसे। तो ये आपका थाईलैंड की है। कहाँ की है? थाईलैंड की रामलीला है। क्यों चर्चित है? यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में इसको शामिल किया गया है, इसलिए चर्चित है। भारत में आयोजन इसका उत्तर प्रदेश में 26 अक्टूबर 2019 को अयोध्या में किया गया, ठीक है। इसमें होता क्या है? विशेष रूप से नकाब पोष नृत्य होता है, कोई संवाद नहीं होता है, पृष्ठभूमि की आवाज़ें रामायण की कहानी बयां करती हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नोबेल पुरस्कार से सम्मानित सबसे उम्रदराज व्यक्ति की बात की जा रही है कि सबसे उम्रदराज व्यक्ति कौन है। ऑप्शन ए है आर्थर अस्किन, आपका बी है जॉन बी गुड इनफ, सी है पीटर हैंडके और डी है ग्रेग एल सेमेंजा। तो सबसे उम्रदराज व्यक्ति अभी तक के हैं ऑप्शन नंबर बी जॉन बी गुड इनफ, 97 वर्ष के ये हैं और इनको 2019 में रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। 3 लोगों को संयुक्त रूप से दिया गया है। जॉन बी गुड इनफ यूएसए के हैं, एम स्टैनली विटिंघम यूएसए के हैं, अकीरा योशिनो जापान के हैं। तो संयुक्त रूप से 3 लोगों को दिया गया है। किसके द्वारा घोषणा की जाती है? द रॉयल स्वीडिश अकेडमी ऑफ साइंसेज के द्वारा। तो ये 97 वर्ष के हैं। इनके पहले एक और व्यक्ति थे जिनका नाम था आर्थर एस्किन, यहाँ ऑप्शन नंबर ए पे दिया गया है। इनकी उम्र कितनी थी? 96 वर्ष। तो अभी तक के सबसे ज़्यादा उम्र के नोबेल पुरस्कार विजेता कौन है? जॉन बी गुड इनफ, जो कि 97 वर्ष के हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर 24 होना चाहिए लेकिन 25 हो गया है, इसके लिए सॉरी। तो इसको आप 24 समझिएगा। 20 अक्टूबर 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम में डिजिटल मिशन नामक पुस्तक का विमोचन किया। इस पुस्तक के लेखक हैं ऑप्शन नंबर ए है एन चंद्रशेखरन, बी है रूपा पुरुषोत्तम, सी है ए व बी दोनों, डी है के पराशरन। तो दोस्तों इसका सही जवाब क्या है ये आपको बताना है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी ए व बी दोनों, ठीक है। अर्थात एन चंद्रशेखरन और आपका रूपा पुरुषोत्तम। देखिए इस पुस्तक का पूरा नाम है डिजिटल नेशन सॉल्विंग टेक्नोलॉजी पीपुल प्रॉब्लम। इसका विमोचन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया और इस पुस्तक डिजिटल नेशन की पहली प्रति जो है वो रतन टाटा को सौंपी गई है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। तो ये दोस्तों आपके कुछ क्वेश्चन थे करंट अफेयर्स के, टॉप करंट अफेयर जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट थे और आप इसको रिवाइज कर सकते हैं और यहाँ से पूछे जाने की प्रबल संभावना है। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लें। थैंक यू।